बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ ज़ुबैर अहमद हाज़िर। अच्छा, आज का जो वीडियो है बेसिकली कैंसर के ऊपर है। कैंसर एक बहुत ही कह लें कि खौफनाक किस्म की बीमारी है जो कि नाम ही जब किसी को पता लगता है कि जी उस शख्स को कैंसर है तो जिस शख्स को कैंसर होता है वो तो बहुत ही कह लें कि परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तो चलें कुछ ट्रीटमेंट आ गई हैं, लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा यानी जिस शख्स को ये डायग्नोज हो जाता था कि ये कैंसर है तो बस वो समझता था कि अब मेरे आखिरी सांसें शुरू हो गई। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के साथ जो है वो कैंसर की काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी आ गई हैं जो कि कंप्लीट एरेडिकेशन कैंसर की करती हैं। अच्छा, कैंसर बेसिकली होता क्या है? अगर इसकी बेसिक्स को समझा जाए, कैंसर हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और वो सेल्स कंटिन्यूस जो है वो डिवाइड होते हैं, एक दो में तब्दील होता है, दो चार में, इस तरह से एक ख़ास बायोलॉजिकल क्लॉक के ज़रिए, एक रिदम के ज़रिए जो है अल्लाह सुब्हानो ताला उनको डिवाइड करता रहता है और ये तमाम जिस्म के आर्गन्स में ये इस तरह होता रहता है। अच्छा, कैंसर में होता ये है कि वो जो स्पीड ऑफ डिवीज़न होता है सेल्स का, वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो एक कह लें लिमिटलेस हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है। तो जिस भी आर्गन में वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है तो उस आर्गन के नाम की वजह से उसके नाम उसको डायग्नोज कर दिया जाता है कि ये ब्लड कैंसर है, ये ब्रेन कैंसर है, ये लंग कैंसर है, ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो आर्गन, जिन आर्गन्स के अंदर वो सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाता है तो वो उसी आर्गन के नाम से उसका जो है वो उस डिज़ीज़ का नाम होता है। तो आज हम आपसे कुछ मेजर आर्गन्स की बात करेंगे, डिजीज उसकी जो लोकेशंस की बात करेंगे जिसमें ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा जो है ना वो कैंसर की प्रीवैलेंस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रीवैलेंस बेसिकली फ़ीमेल्स में, ओवरऑल अगर मेल फीमेल दोनों को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रीवैलेंस में फ़ीमेल्स में होती है और ब्रेस्ट कैंसर की प्रीवैलेंस होती है। और इसकी ट्रीटमेंट भी अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इसमें आम तौर पर चाहिए ये कि फ़ीमेल्स को रेगुलरली जो है वो अपना चेकअप, पहले तो ख़ुद अपना चेकअप करते रहें ताकि उनको कोई एबनॉर्मलिटी फील हो तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो इन टाइम जो है वो उसको जो है वो किया जाए, ट्रीट किया जाए, क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म की कह लें कि डायग्नोसिस होता है जिसे मेमोग्राफी कहते हैं, जिसके अंदर एग्जैक्ट जो है वो डायग्नोज हो जाता है अगर खुदा ना खास्ता किसी फीमेल को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये फीमेल में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसकी अच्छा वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, इसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इसमें जेनेटिक ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, हार्मोनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो लंग कैंसर जो है वो फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो दूसरे नंबर पर कह लें कि आता है, वो मेल्स में अब ज़्यादा होता है, या वो इंडिविजुअल जो कि स्मोकिंग ज़्यादा करता है उसके अंदर ये ज़्यादा होता है। अच्छा, अब उसके अंदर जो है वो अब कैसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो उसमें सिम्टम्स में होता ही है कि बहुत कंटिन्यूस कफ होता रहता है और कफ के साथ बाजुकत ब्लड भी आता है। इसके अलावा सांस जो है वो बहुत जल्दी फूल जाता है, चेस्ट में पेन रहता है, वेट लॉस होता है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिससे फ़ौरन से पता लगाया जा सकता है कि इस शख्स को लंग कैंसर हो सकता है। तो ये उसको प्रॉपर फिर पूरा डायग्नोसिस होता है, उससे पता लग जाता है। अच्छा, इसमें जो रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो स्मोकिंग, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, स्मोकिंग मेन जो है रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो उससे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसी तरह जो है वो ऐसे लोग जो कि ख़ुद तो स्मोक नहीं करते लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दूसरे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो स्मोक करते हैं तो वो एक सेकेंडरी स्मोक को एक्सपोज होते हैं। इसी तरह जो है वो कुछ एयर पोल्यूशन वाले एरियाज़ में कुछ लोग अगर रहते हैं उनको भी ये लंग कैंसर होने के चांसेस है। या कोई ऐसे ऑक्यूपेशंस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूस वो ऐसे जो है पार्टिकल्स को एक्सपोज होते रहते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर कोई किसी कान कनी के अंदर कोई वो है, किसी पत्थरों की कटाई के अंदर, कोई मार्बल फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है, तो इस तरह ऑक्यूपेशंस के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि कंटिन्यूस जो है वो इस तरह पार्टिकल्स को एक्सपोज होते हैं और अल्टीमेटली उनका लंग जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करना छोड़ देता है और उसमें अल्टीमेटली वो कैंसर हो सकता है। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस में यही होते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन होती है, रेडिएशंस थेरापी होती है, केमोथेरापी हो सकती है, इसके अलावा इम्यूनोथेरापी होती है। तो ये मेन उसके कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा जो है कोलोरेक्टल कैंसर, जैसे कोलोन और रेक्टम, ये कोलोन और रेक्टम क्या है, ये हमारी बड़ी आंत और बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा रेक्टम, ये उसका भी कुछ लोगों में कैंसर पाया जाता है। और आमतौर पर ये बुज़ुर्ग हजरात, जो बड़ी उम्र के जो हजरात होते हैं, उनमें ये होता है। और उसमें ये चेंजेस बाउल मोमेंट की जो है ना, वो उसके अंदर इशू आता है, यानी कभी बहुत ज़्यादा डायरिया, कभी बहुत कॉन्स्टिपेशन, ये वाले इश्यूज आते हैं। ब्लड में ब्लड भी आता है, इवन स्टूल में ब्लड भी आ सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा ऐसे लोगों में होते हैं। अनएक्सप्लेन वेट लॉस जो है वो ऐसे पेशेंट में पाया जाता है। अच्छा, रिस्क फैक्टर में इसमें एज, जिस तरह मैंने बताया कि बड़ी एज के लोगों को ज़्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर जिन लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर की हो, उनमें ये इशू हो सकता है। इसी तरह कुछ डाइट्स ऐसी, कुछ लोग बहुत ही रिफाइंड डाइट जो यूज़ करते हैं, उनमें ये कंडीशन हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। इसी तरह प्रोसेस मीट जो कुछ लोग खाते हैं, उनमें हो सकता है। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उसकी वजह से भी ये इशू जो है बढ़ता जाता है। और इसके ऑप्शंस वही हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सर्जिकल ऑप्शन है, इसके अलावा कीमोथेरापी है, रेडिएशन थेरापी है और टारगेटेड थेरापी है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके मौजूद होते हैं। इसी तरह मेल्स में ही एक कैंसर की टाइप होती है, उसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में होता यह है कि यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होता है, डिफ़िकल्ट यूरिनेशन एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ भी जाती है, ऐसे लोगों में ब्लड भी आता है यूरिनेशन में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है ऐसे पेशेंट में। तो ये कुछ प्रोस्टेट कैंसर की कह लें कि अलामात हैं, जिससे पता लग जाता है कि इस शख्स को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। रिस्क फैक्टर में इसमें वही बात है कि ये ओल्ड एज में ज़्यादातर, यानी 40+ में ज़्यादातर जाके प्रोस्टेट कैंसर होता है। और फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली में किसी को हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स में भी ये हो। और इसी तरह कुछ कह लें कि नस्लें होती हैं, रेसेस होती हैं, जिनमें ये ज़्यादा होता है। जिस तरह कॉमनली ये अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में ज़्यादा होता है, इधर इंडो पाक में भी है, ये नहीं यहाँ नहीं है, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा है। तो ये क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर ये चलता है, तो इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा है, इसकी जो टाइप पाई जाती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में यही है कि एक्टिवली इस पेशेंट को जो है वो उसकी सर्वेलेंस की जाए, उसको देखा जाए। और इसके अलावा जो है सर्जिकल इंटरवेंशन, रेडियोथेरापी या हार्मोनल थेरापी, ये मुख्तलिफ किस्म में ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक स्किन कैंसर, जिसको मेलानोमा भी कहते हैं, वो भी एक कैंसर की टाइप है, जिसमें स्किन के ऊपर जो है वो डिस्कलरेशन हो जाएगी। स्किन इरेगुलर जो है वो बम्प्स से पड़ना शुरू हो सकते हैं, इचिंग होगी, चेंजेस कलर के अंदर, स्किन के कलर के अंदर बहुत ज़्यादा। और इसी तरह वो जो है मोल्स, स्किन के ऊपर मोल्स होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और इसमें बेसिक वजह जो है बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर जिन लोगों को ज़्यादा होता है, उनमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये वाइट कलर के जो लोग होते हैं, जो जिस तरह यूरोप के, अमेरिका के लोग जो हैं, उनमें ये ज़्यादा स्किन कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जो लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी ट्रीटमेंट ऑप्शन में इम्यूनोथेरापी है, सर्जिकल इंटरवेंशन है, इसी तरह टारगेटेड थेरापी, रेडिएशन, ये कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अल्टीमेटली इसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो फीमेल्स में एक कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, ओवरी के अंदर बेसिकली ये कैंसर होता है। और ये इसकी जो है वो साइन सिम्टम इस तरह से होते हैं कि एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, यानी पेट के अंदर सूजन पैदा होना शुरू हो जाती है। पेल्विक पेन, जो पेल्विक एरिया होता है, उसके अंदर पेन फीमेल्स को महसूस होना शुरू हो जाता है। चेंजेस इन बाउल मोमेंट, ब्लैडर हैबिट्स के अंदर भी जो है वो चेंजेस से फील हो जाता है फीमेल को कि कुछ प्रॉब्लम है। इसमें भी फैमिली हिस्ट्री मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि ये भी जेनेटिक होता है। और वैसे याद रखिए कि कैंसर के ज़्यादातर जो है ना वो रिस्क फैक्टर जो है वो जेनेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो है वो डाइट्स जो है रोल प्ले करती हैं। और ओवेरियन कैंसर की भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सर्जरी सबसे पहले, फिर उसके बाद कीमोथेरापी और टारगेटेड थेरापी। तो इसके अलावा जो है वो
पैंक्रियाटिक कैंसर जो है वो पैंक्रियास का कैंसर होता है। पैंक्रियास कहाँ होता है? ये हमारे बिल्कुल लीवर के नीचे, जिगर के नीचे जो है वो एक ग्लैंड है जो कि इंसुलिन भी बनाता है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर कंट्रोल करती है, और डाइजेस्टिव जूस भी बनाता वहाँ से निकलता है जो हमें ग़ज़ा को हज़म करने में मदद देता है। उसमें भी पैंक्रियाज में अभी कभी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाए तो उसमें पैंक्रियाटिक कैंसर कहलाया जाता है। उसमें एबनॉर्मल वेट लॉस होगा, एबनॉमिनल पेन होगा, जॉइंटिस भी हो सकता है, यरकान जिसे कहते हैं, और डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़ होंगी। रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ये कैंसर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, एज, सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस, और ट्रीटमेंट ऑप्शन में सर्जरी, कीमोथेरापी और रेडिएशन। ये आप याद रखें कि ये वाली जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है सारे ही कैंसर के अंदर यही ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ होते हैं। ब्लड के अंदर अगर कैंसर हो जाए उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की बेसिकली कैंसर होता है। इसमें फैटीग यानी बहुत थकावट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन बार बार, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल जो कि बेसिक हमारी ब्लड की आर्मी होती है उसके अंदर ही कैंसर हो जाता है, तो डिफेंस सिस्टम हमारा वीक हो जाता है जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा जो है वो आसानी से उसको स्किन के ऊपर जो है वो ज़ख़म पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, बोन पेन, बोन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन ऐसे पेशेंट को फील होता है, क्योंकि ल्यूकीमिया के अंदर क्योंकि ये ब्लड सेल्स वहाँ से बोन मैरो से ही बनकर आ रहे होते हैं, इसलिए वो बोन पेन वहाँ पर जो है वो फील होता है। ज़्यादातर जो है वो केमिकल्स को जो लोग एक्सपोज होते हैं वो भी वजह हो सकती है। रेडिएशन को जो लोग एक्सपोज होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जेनेटिक फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके रिस्क फैक्टर में। ट्रीटमेंट ऑप्शन में कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी और इसके अलावा रेडिएशन, और इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी एक लेटेस्ट कह लें एक इंटरवेंशन आई है जिसमें स्टेम सेल जो है वो बोन मैरो में जो है वो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे ल्यूकीमिया की एक बहुत अच्छी एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट ये आ चुकी है। अच्छा, लिम्फोमा बेसिकली ये भी एक कैंसर की किस्म है। इसमें जो हमारी आर्म पेट्स और ये कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स के नोड्स होते हैं। जो पूरा लैंप जो बेसिकली वाइट ब्लड सेल की एक सर्कुलेशन होती है हमारे पूरे जिस्म में, तो ये उनके अंदर एक कैंसर हो जाता है तो उसे लिम्फोमा कहा जाता है। उसमें साइन सिम्टम्स में ये होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, रात के वक्त जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है ऐसे पेशेंट्स में, और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें इम्यून सिस्टम जिस तरह मैंने बताया कि बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, ये कुछ इसके मसाइल होते हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शन में टारगेटेड थेरापी, कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी, ये कुछ इसकी जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ब्रेन में भी हो सकता है ट्यूमर, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर भी एक बहुत ही कह लें सीवियर किस्म की कैंसर की टाइप होती है। इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा आम तौर पर रहता है, झटके लगते हैं, सीजर्स होते हैं, चेंजेस इन विजन, हियरिंग, आवाज़ सुनाई देना, देखने में जो है प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बैलेंस करते हुए, चलते फिरते या बैठते हुए भी चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, बैलेंस करना जिस्म को वो मुश्किल हो सकता है। और इसमें भी रेडिएशन को जो लोग एक्सपोज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को या और किसी किस्म की रेडिएशन को जो लोग एक्सपोज होते हैं उनमें ये ज़्यादा हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें एक इशू होता है, फैमिली हिस्ट्री में अगर हो तो तब भी ये इशू हो सकता है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसी तरह सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरापी और टारगेटेड थेरापी। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उसकी टाइप्स, कैंसर की टाइप्स, ये सारी मैंने आपसे शेयर की। अल्लाह ताला सबको कैंसर से बचाए और तमाम किस्म की जो है बीमारियों से बचाए, हर तरह की बीमारी से अल्लाह बचाए। उसमें यही है, सबसे बेहतर यही है कि इंसान को बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए, कोई प्रोसेस फूड यूज़ नहीं करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है वो ज़िक्र करते रहना चाहिए अल्लाह का। अल्लाह ताला तमाम तरह की आफात से, बलाओं से बचाता है। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।